अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए। मैंने जिंदगी में कई समझौते किए, सपनों को पूरा करने की कोशिश। पापा पापा मिठाई खाओ जल्दी। जहाँ मैंने कुछ पाया वहीं मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सपने जब पलकों पर बिछे होते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया ना उन्होंने ही मुझे रौंद दिया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका सपना छोटा हो या बड़ा, उसकी एक कीमत होती है। और मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि अगर कुछ पाना है तो बस पाना है। मेरी प्रीतु बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेटा प्रीतु, चाय तो ले आना। आई मम्मी। मैंने तुझे चाय लाने को बोला था ना। ये क्या तमाशा कर रही है? ये क्या चल रहा है? क्या हमें बेइज्जत कराने के लिए बुलाया था यहाँ पे? बेइज्जत? बेइज्जती उनकी होती जिनकी कोई इज्जत हो। मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। चलो निकलो ऐसे, निकलो। चलो यहाँ से। वैसे भी बेइज्जत होने के लिए आए क्या? चलो। दिन ब दिन जवान होती जा रही है। माफ करना भाई साहब, मैंने देखा नहीं, वो बहुत जरूरी काम था ना इसलिए चला आया। हमेशा भाई के हालचाल पूछने आते हो, कभी भाभी के भी पूछ लिया करो। ऐसा कुछ ना भाभी, बस थोड़ा काम में लगा रहता हूँ। काम बोल। भाई साहब वो गोकुल शास्त्री के गैंग वाले सुलह करना चाहते हैं। सालों के बाप को क्या मारा कि 2 दिन में औकात पता चल गई उनको। जी भाई साहब। अरे प्रीतो, हाँ। ये रख। तो भाई यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब। कहाँ है तेरे गोकुल शास्त्री के आदमी? फोन लगा थाना को। भाई साहब कोई फोन ही नहीं उठा रहा। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। भाभी, पुलिस ने पिंटू भाई को गोली मार दी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला हूं। किसी कमीने ने मुखबरी कर दी साहब। भाभी अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। गोकुल के गैंग वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी कभी भी यहाँ पहुंचती होगी। सर जैसे हमने बॉडी को देखा वैसे ही आपको कॉल करके बुलाया। साइड दीजिए, साइड दीजिए। सर लड़की की उम्र कुछ 18 से 20 साल लगती है। सर पर गहरी चोट लगी है। किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है सर। मुझे एरिया सील करवा पड़ेगा। सर ये लड़की यहीं रहती थी? जी सर, शर्मा जी की बेटी नंदनी है, फ्लैट नंबर 204 में रहती है। अच्छा, तुमने जब डेड बॉडी को लिफ्ट में देखा तो लिफ्ट में कोई और भी था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। विजय, या तो इस लड़की के ऊपर हमला इस लिफ्ट में ही हुआ है या फिर ये हमलावर से बचने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी है। विजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। तपन सर, लड़की की फैमिली की डिटेल्स लेके उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। आओ विजय। सर टेबल पे खाने की प्लेट एक है और खाना भी उसने आधा खाया है।
आई थिंक वो जो खाना खा रही थी हमला तभी हुआ होगा। सफर इस लड़की की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। थैंक यू भाई। अभी अरे अभी बैठो यहाँ पे। भाभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सर उनकी फैमिली में कोई शादी थी, इसलिए शर्मा जी और उनकी मिसेस 2 दिन पहले ही रोहतक निकल गए थे। आप कब से जानते हैं इनको? नंदिनी जब 3 साल की थी तब शर्मा जी यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ये नंदिनी के पापा काम क्या करते हैं? वो अकाउंटेंट है बिजली विभाग में। आप लोगों में से किसी ने नंदिनी के घर किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। या नंदिनी की किसी से बात हुई हो? नहीं सर। सर कल रात लगभग 10 बजे नन्नी मेरे घर आई थी। अरे नंदिनी, सॉरी दीदी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। वो मेरे पास सुबह सैलेड के लिए खीरा नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए ना प्लीज। हाँ मैं लाती हूँ। सर इतनी प्यारी और जोली नेचर की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत भूख लगी ना, ये लो। तो मेरा कितना ध्यान रखता है ना। अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ भी बोलती हो आप चुपचाप खाना खाइए, ठीक है? बबन, अब मैं तेरी भाभी नहीं और मैं अच्छे से जानती हूँ तो हमेशा से मुझे पसंद करता। भाभी तो सिर्फ मजबूरी में बोलता था। तेरे से तो मुझे हमेशा अपनी प्रीतो मानता था ना। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहा? कभी मैं भी तुझे हमेशा से पसंद करती थी, पर कभी कह नहीं पाई। लेकिन आज मैं भी तुझसे बहुत पहले कहना चाहता था, तब से ये बात मेरे हालत लगती थी। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं रह सकता। सर नंदिनी के घर के फुटेज ये देखिए सर। ये फुटेज मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार बहुत ध्यान से चेक किया। रात भर नंदिनी के घर पे ना कोई आया ना गया। ऐसा कैसे हो सकता है विजय? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम सीसीटीवी फुटेज में ढूंढ रहे हैं वो घर में किसी और रास्ते से अंदर घुसा हो, जैसे पाइप से चढ़ के या खिड़की के जरिए? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था। हर खिड़की के बाहर ग्रिल लगी हुई है। अगर कोई पाइप चढ़ के ऊपर आ भी जाता तो ग्रिल लगे हैं, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है मेन डोर। अब सवाल ये उठता है कि वो जो कोई भी था घर में घुसा कैसे? सर नंदिनी के माँ पापा गए। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा या नंदिनी का? सीधे साधे लोग हैं हम सर। हम किसी से क्या बैर लेंगे और किसी को हमसे क्या दुश्मनी रखी? देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि नंदिनी जहाँ काम करती थी वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अभी 6 महीने ही उसकी नौकरी लगी थी। पापा मिठाई खाओ। क्या होता है? अरे खाओ तो मम्मा, आप भी खाओ। आज से हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। क्या बात और वो भी पता है 2-4 हजार रुपए की, पूरे 50,000 रुपए की। आपकी बेटी काम कहाँ करती थी? आप लोग जा सकते हैं।
विजय कुछ तो जरूर हुआ होगा जिस वजह से नंदिनी की जान गई, उसका इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ। एक काम करो, नंदिनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो, पता करो क्या नंदिनी के माँ बाप वाकई उस दिन शादी में गए थे। सर आपको लगता है इसमें नंदिनी के माँ बाप का हाथ हो सकता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हर एंगल चेक करना होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर पुलिस ने नंदिनी की मौत से जुड़े हर पहलू को जांचना शुरू किया, लेकिन उनको कोई ठोस दलील नहीं मिल रही थी। अब तक की मिली जानकारी से इतना तो साफ था कि नंदिनी की जिंदगी में कुछ तो रहस्यमय चल रहा था। पुलिस हर सबूत और बयान का बारीकी से मुआयना कर रही थी। सर हमने नंदिनी के दोस्तों से, फैमिली से, आस पड़ोस वालों से पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम किसी पे शक कर सकें। उसका किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं था। सर जब से उसने वजन कम किया था, उसको मेकअप का और कपड़ों का नया शौक चढ़ा था। बाकी सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। और मैंने उसके माँ बाप के बारे में पता किया, वो लोग शादी में वाकई रोहतक गए। विजय, ये नंदिनी जहाँ काम करती थी वहाँ इंक्वायरी करो, शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर नंदिनी शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? बोलना तो क्या हुआ? बोल जी क्या हुआ? क्यों रो रही है? बच्चा? तेरा बच्चा पड़ रहा है मेरे पेट में। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? किसी और की विधवा और किसी और का बच्चा पेट में लिए घूम रही हूँ। एक दिन तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये सोचकर डर लगता है। प्रीतम, देख मेरी बात सुन, मेरे पर भरोसा, मैं तुझे और अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हमारे प्यार की निशानी, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ गई। तो मेरी प्रीतो। क्या डॉक्टर कोई ऐसा क्यों करेगा? और नंदिनी ऐसा क्यों करेगी? अपने आप को ऐसे घाव कोई क्यों देगा जिससे उसकी मौत हो जाए? ये देखिए सर, नंदिनी के सर पे जो चोट है और दीवार पर जो खून के धब्बों के निशान हमें मिले हैं, वो दोनों आपस में मैच करते हैं। सर बात यह है कि जो इंजरीज हैं वो मेनली फोरहेड पे हैं, जो तभी होता है जब इंसान अपना सर खुद दीवार पर मारता है, और अगर कोई अटैकर होता तो इंजरीज स्कल पर भी होते। यानी कि नंदिनी ने अपना सिर खुद दीवार से पटका। हमारी इंक्वायरी में जहाँ तक हमें पता चला है, नंदिनी ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, और ना ही उसे कोई दिमागी बीमारी थी। बिल्कुल कर सकता है सर, इन मेडिकल की वजह से। जिस मात्रा में ये नंदिनी के शरीर में पाई गई हैं, उस हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। सर नंदिनी के माँ बाप ने हमें नंदिनी का जो विजिटिंग कार्ड दिया था वो तो फेक है, उस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, और उस एड्रेस पे जो बिल्डिंग का नाम लिखा था वो तो खंडर बन चुकी है। और नंदिनी ऐसा कर क्यों रही थी? अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोल रही थी? उसका तो कोई अफेयर भी नहीं था जिसे छुपाने के लिए वो ऐसा करे। क्या नंदिनी दोहरी जिंदगी जी रही थी? विजय काम करो, इस नंदिनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। नंदिनी को कोई नशे की लत नहीं थी सर, आप उसे बदनाम कर रहे हो। देखिए हम उसे बदनाम नहीं कर रहे, ये नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि नंदिनी के शरीर में भारी मात्रा में मिले। देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बहुत सी बातें अपने माँ बाप से छुपाने लगते हैं। हो सकता है नंदिनी ने ये नशे की बात भी आप लोगों से छुपाई हो, जिसकी वजह से उसकी जान गई। अब हमें पता ये करना है कि नंदिनी को ये मेडिकल कहाँ से मिले जिनकी उसे लत लगी थी। और तो और नंदिनी के ऑफिस का जो आपने विजिटिंग कार्ड हमें दिया था, उसका एड्रेस भी फेक है, ना तो उस नाम की कोई कंपनी और ना ही कोई बिल्डिंग। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? नंदिनी का किसी बीमारी का इलाज चल रहा था इन दिनों? नहीं सर, इलाज तो नहीं, पर हाँ वजन घटाने के लिए उसने स्लिमिंग क्लिनिक ज्वाइन किया था।
12 किलो वजन कम होने के बाद 6 महीने पहले ही उसने वो छोड़ दिया। उसके बाद उसे नई नौकरी मिली थी। नाम क्या है उस क्लिनिक का? इंस्टा शेफ वेट लॉस क्लिनिक। नंदिनी बचपन से थोड़ी मोटी थी, लेकिन बड़े होते होते उसे इस मोटापे से टेंशन होने लगी। कोई उस पर हंसता तो कोई उसको टोकता, वो बहुत दुखी हो जाती थी। सर, ये रही मेरी नंदिनी की तस्वीर। क्लिनिक जाने के बाद उसका वजन तेजी से घटने लगा। वो उसे कुछ दवाइयां देते थे जिससे उसका वजन घट रहा था। स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद क्या आपने नंदिनी में वजन घटाने के अलावा कोई और चेंज नोटिस किया था? नहीं सर, वजन कम होने के बाद नंदिनी बहुत खुश थी, नए फ्रेंड्स बना रही थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी। बट हाँ, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था उसका, लेकिन साथ ही उसका मूड स्विंग्स भी बढ़ने लगा था। नंदिनी, क्या बात है बेटा? चुपचाप बैठो अकेले यहाँ। कोई परेशानी हो तो अपने पापा को बताओ। नंदिनी, मेरे चुप बैठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं परेशान हूँ। अरे 2 मिनट शांति से बैठने दो ना मुझे कोई। एक बात बताइए, ये नंदिनी का खर्चा कैसे चलता था? पैसे तो उसके पास होते ही थे। हमें लगा नौकरी कर रही है, वहीं से आ रहे होगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रही थी। भाई, भाविन ठाकुर ने फ्लाईओवर के पास बुलाया और बुलाया अकेले आने। तो रुक मैं हूँ, मैं जाके आता हूँ। अपना ध्यान रखना और संभाल कर जाना। तू घबरा मत, पुलिस को पता भी नहीं कि हम कर रहे हैं, ठीक है? सर, नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके बारे में खास कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर आ जाया करती थी, वो भी उस टाइमिंग पे जब उसके माँ बाप के हिसाब से वो जॉब पर होती थी। वहाँ ऐसा क्या था? स्लिमिंग क्लिनिक। कोर्स पूरा होने के बाद नंदी शर्मा इस एरिया में क्यों जाया करती थी? इस स्लिमिंग क्लिनिक का क्या राज है? सर, इस क्लिनिक के बारे में खास कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है कि ये कंपनी 5 साल पुरानी है और दिल्ली एनसीआर में कुल मिला के 12 ब्रांचेस हैं और सारे के सारे ब्रांचेस बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और हाँ सर, नंदिनी शर्मा के फाइनेंशियल डिटेल्स। सर, इसके हिसाब से नंदिनी की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर महीने 40 से 60 हज़ार रुपये कैश उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। विजय, होना हो इस नंदिनी शर्मा का कोई ना कोई राज इस स्लिमिंग क्लिनिक से जुड़ा होता है। हम तो यस सर, अभी आपको किससे मिलना? यहाँ का मैनेजर कौन है? उनसे मिलना है। ओके, 1 सेकंड। तुम ये रुको। बबन मारा गया। पुलिस ने हमें फंसाया था वहां पे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या दिक्कत है तेरी? क्या चाहता है तू? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता? जब भी खुश होती हूँ, जब भी कुछ अच्छा होता है, सब खत्म कर देता है। मुझे जीने का हक नहीं है क्या? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता? अभी आप कहाँ जाओगे? पता नहीं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आऊंगी। खुद को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाऊंगी कि पुलिस मेरे आगे पीछे घूमे और कभी टकराए भी ना तो मैडम कह के बुलाए।
घर दान करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि मालिक ने मुझे जो दिया है वही मैं दूसरों को दे रही हूँ। ये वृद्धाश्रम मैंने अपनी माँ की याद में बनवाया। उनके आदर्श और वसूलों का मैं पालन करती और आगे भी करती रहूँ। नंदिनी की मौत की तफ्तीश कर रही पुलिस टीम ने अब एक नया पैंतरा आजमाया। अब इंतजार था किसी ठोस सबूत के हाथ लगने का। हेलो सर, माई सेल्फ प्रियंका नाथ। हाउ मे आई हेल्प यू? हमें नंदी शर्मा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। 6 महीने पहले पेशेंट थी वो आपकी। प्लीज हैव अ सीट। जब नंदिनी के बारे में सुना तो बहुत बुरा लगा। मेरा तो दिल ही बैठ गया था जब मुझे पता चला। हमने तो उसके घर पे कंडोलेंस हैम्पर में भेजा था। एक बात बताइए, वजन घटाने के लिए आप अपने पेशेंट्स को लाइसेंस पिल्स देते हैं? पिल्स? नहीं तो हम तो उन्हें मल्टीविटामिन देते हैं। बल्कि ये पिल्स के तरीके तो हम उन्हें सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितनी जल्दी इससे वेट लॉस होता है उतनी ही जल्दी वापस बढ़ता भी है। हम एकदम साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रियंका जी, आप हमें टेस्ट के लिए स्लिमिंग टैबलेट का एक सैंपल दे सकती थी? या श्योर, मैं अभी अरेंज कराती हूँ। थैंक मुझे क्लिनिक से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज हमारे हाथ नहीं लगी जिससे यह साबित हो कि क्लिनिक में कुछ गड़बड़ थी। सर, नंदिनी के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर जाती थी, और ये क्लिनिक भी तो सेक्टर 48 में है। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में क्लिनिक में ही जाती थी। ये भी तो हो सकता है वो सेक्टर 48 में अपने किसी दोस्त के यहाँ जाती है। रही बात पैसों की जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते थे, हो सकता है वो से रिलेटेड हो, तभी उसने उस दौरान पार्टीज में आना जाना शुरू कर दिया था। विजय, काम करो, नंदिनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो। सर, हो जाएगा सर जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बोलिए तब। चलो खाना खा लो बच्चा। नहीं, थोड़ा मोबाइल खाना खा लो। नहीं जाऊंगा। दिव्या, क्या बदतमीजी है ये? हाँ, दोबारा किसी लड़की आंटी से ऐसे बात की ना तो खाल खींच लूंगी। सॉरी बोलो आंटी को। सॉरी। जाओ खाना खाने, जाओ। माय गॉड, बहुत सुना है इस क्लिनिक के बारे में। मेरा वजन भी कम हो जाएगा ना। पता है, लोग मुझे फैटी, मोटी, पता नहीं क्या क्या बोल के चढ़ाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मेरी शादी होगी? कैसे नहीं होगी तुम्हारी शादी? बिल्कुल होगी। और ये शादी क्या चीज़ है? एक बार हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, बाकी लड़कियों की तरह। सच? बिल्कुल। दरवाजा खोलो, खोलो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, खोलो, प्लीज खोलो ना, खोलो, खोलो। कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर एक बात है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो प्रियंका किसी लड़की से दवाइयाँ खाने की बात कर रही थी और किसी छोटी पंजाबन से मैडम मैडम बोल के पुलिस के आने की बात भी कर रही थी। मैंने पुलिस को समझाकर वापस भेज दिया है। मैडम, छोटी पंजाबन हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए आइडल है, और हम आपके नाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जी। ओह, आई एम सॉरी। सब ठीक? जी।
ठीक है, तुम उस पर नजर बना रखो। जी सर। सर, लो खाना खा लो। जाने दो ना, प्लीज बाहर जाने दो, जाना है मुझे। सर, प्राची ने जिस छोटी पंजाबन का नाम लिया था वो एक बिजनेस वूमन है, इधर उधर समाज सेवा का काम करती रहती है, लेकिन उसके खिलाफ खास कुछ पता नहीं चला। विजय, भूतों का भी पास्ट होता है, ये तो फिर भी एक इंसान है। इस छोटी पंजाबन का कोई तो बैकग्राउंड होगा। सर, इस छोटी पंजाबन के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ साल पहले रोहतक पुलिस इसे ढूंढ रही थी। कुछ पेंडिंग केसेस थे इसके खिलाफ, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाए। सर, ये भी पता चला है कि ये केस इंस्पेक्टर आलोक शर्मा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन ये माना जाता है कि दबाव की वजह से ये केस वो सॉल्व नहीं कर पाए। ये इंस्पेक्टर आलोक शर्मा से कॉन्टैक्ट करो। सर। क्या छोटी गैंगस्टर थी? हाँ, शुरू से ही सस्पेक्ट थी वो, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला, और जब तक ये केस आगे बढ़ता वो कहीं अंडरग्राउंड थे। उसे काफी टाइम के बाद मैंने एक बार न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी, अच्छा खासा नाम बड़ा करके वो सामने आई। मैंने उस वक्त भी उसकी फाइल रीओपन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं, बड़ा कद हो गया उसका, ऊपर के लोगों की पहचान है उसकी। तब तो इस छोटी पे हाथ डालना और भी मुश्किल होगा, उसके खिलाफ कहीं कुछ सबूत नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वो स्लिमिंग क्लिनिक में इन्वॉल्व है तो कुछ न कुछ गोरख धंधा जरूर चलेगा, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचने के लिए हमें सबूत तो चाहिए। अगर छोटी ने अपना नाम और पहचान इलीगल तरीके से बदली है तो ये भी एक क्राइम है, और ये बात अगर हम साबित कर पाएं तो उस तक पहुंचा जा सकता है। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, आप उसे लेके जाइए, सब सच सामने आ जाएगा। क्या हुआ, ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हैं आप लोग? आपसे कुछ बात करनी थी। और मुझे कोई बात नहीं करनी? हमसे नहीं करनी, लेकिन इनसे तो करनी होगी। ये क्या तमाशा कर रही है? मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। इतने साल गैंगस्टर बने रहने के बाद अचानक समाज सेविका बन गई। कमाल का हृदय परिवर्तन है, नहीं? पहले पिंटो के साथ, फिर बब्बन के साथ, फिर अचानक अंडरग्राउंड, अब इतने सालों बाद गुरुग्राम में समाज सेविका और बिजनेस वूमन बनकर बाहर आई। कहां से आया इतना पैसा? क्या गोरख धंधा चल रहा है उस स्लिमिंग क्लिनिक में? क्या लेना देना है तुम्हारा उससे? अगर मैं गैंगस्टर तो आप पुलिस वाले, आप लोग क्या है? क्लिनिक से जुड़ी एक लड़की ने अपनी जान ले ली है, उसके शरीर से हमें हेवी मात्रा में मिले हैं। कुछ रोशनी डाल सकती है आप? क्लिनिक में 50 लड़कियां आती हैं सर, वो बाहर जाकर क्या गुल खिलाती है उससे मेरा क्या लेना देना? और रही बात आपके सवालों तो उसके जवाब देना ना तो मैं जरूरी समझती हूँ और ना ही वो मेरी मजबूरी। लेकिन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि हम अगर अपने पे आ गए तो सच उगलवा ही लेते हैं। 4 घंटे हैं तेरे पास सोचने के लिए, सोच लो, मर्जी से बोलोगी या आओ भगत करा के? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं मैम, वो किसे पूछकर तुम मेरे कैबिन में आई? और ये लैपटॉप में क्या कर रही थी तुम? और वो क्या छुपा रही हो? यहाँ दो।
पुलिस वाले ना तो उस समय मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे, ना अब बिगाड़ पाएंगे। मैडम, ये क्या कर रहे हो? लेकिन सर, जी सर, कमिश्नर साहब का फोन था। ये मामला नेशनल मीडिया ने उछाल दिया। ये छोटी पंजाबन बहुत चालू चीज निकली, गेम खेल गई हमारे साथ। अब इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। सर बाहर पूरी मीडिया जमा है, वो लोग इस केस को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि गलती हमारी हो, और प्राची को भी क्लिनिक से निकाल दिया गया है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? किसी के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत नहीं है। अब नंदिनी की मौत का राज खुलेगा कैसे? मैडम, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मेरी बेटी लापता थी, मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन जब से मेरी बेटी वापस आई है अजीब सी हो गई है। वो हमेशा परेशान रहती है। मैंने बहुत कोशिश की उसकी लत छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ के ट्रेसेस पाए गए हैं, और तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम्हारी लत छुड़वाने के लिए उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद करके रखा था। क्या ये सच है? इसकी लत तुम्हें कैसे लगी? कौन देता था तुम्हें? छोटी पंजाबन। छोटी पंजाबन, ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, याद आया, हाल ही में मीडिया में उसके बारे में सुना था। गुरुग्राम केस में उसका नाम सामने आया था। तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है, बताना मुझे। सर, लखनऊ पुलिस को एक लड़की मिली है जिसका कनेक्शन छोटी पंजाबन से है। कुछ साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, क्योंकि मुझे पता था पापा नहीं मानेंगे। उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और पापा सही भी थे मैम। वो मुझे भगा कर ले गया और मुझे छोटी पंजाबन को बेच दिया उसने। दिन रात मैं वहाँ से बस भागने की प्लानिंग करती रहती, और जैसे ही मुझे वो मौका मिला मैं फौरन वहाँ से भाग के पापा के पास आ गई। लेकिन उसकी लत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। स्वाति, इस छोटी पंजाबन के गले का फांसी का फंदा तैयार करने का समय आ गया है। फांसी का फंदा मेरी जूती से? लड़कियां ये सब अपनी मर्जी से भी तो करती हैं सर। मैंने इसमें क्या नया कर लिया? उनका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया, और हाँ, बड़ी ईमानदारी से उन सब का हिस्सा उन्हें दिया। मुझे नौकरी मिल गई है, पूरे 50,000 रुपए की। वैसे भी लड़कियां हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढते रहती हैं, रोते धोते रहती हैं। मैंने तो उन्हें समझाया कि बेवकूफ लड़कियों, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बहुत कुछ है, क्यों किसी और के लिए रोना? और इस मिशन में तू, नंदनी, रितु और न जाने ऐसी कितनी लड़कियों की खरीद फरोख्त की, उन्हें नशे की आदत डाली ताकि तेरे और दलालों के चंगुल में फंसी रहे। धंधा कोई भी हो सकता, खरीदना बेचना तो पड़ता ही। और नंदिनी ने भी कुछ कम पैसे नहीं बनाए। जब नहीं झेल पाई तो मर गई। मैंने थोड़ी ना मारा उसे। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, इस बात का एहसास है तुम्हें? मैंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की सर। और मैंने नया क्या किया है? अब माल की डिमांड आएगी तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। किसी को 16 की चाहिए तो 30 की तो नहीं दे सकती ना सर। अब जिस फ्लो से अब तक इतनी बातें कही हैं, उसी फ्लो में सच भी बोल दे, वरना इसका हाथ अगर अपने फ्लो में चला तो कोई भी तेरा दर्द कम नहीं कर पाएगी। पिंटू की डायरी से मुझे बहुत से बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के बहुत सारे छिपे हुए राज हुए। मैंने उन्हें धमकाकर अपने लिए एक नया नाम और पैसा इकट्ठा किया। जगह जगह पर मेरी क्लिनिक चलती है सर। बहुत सी लड़कियां आती जाती हैं, उनमें से मुझे जो पसंद आती थी लगता था कि अच्छी है, अच्छे पैसे मिलेंगे। उन्हें लालच देकर मैं अपने धंधे में ले लेती थी। और यकीन मानिए सर, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बहुत सी तो ऐसे ही रोते धोते आ जाती थी खुद ही। अच्छा हुआ तूने खुद सच बोल दिया। अब तेरे उन्हीं आकाओं को तेरे साथ यहीं सलाखों के पीछे बंद करेंगे।
अपने सपनों के पीछे भागते भागते मैं ये भूल ही गई थी कि देर सवेर कहीं ना कहीं इनका अंत हो ही जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका मुझे विश्वास था। लेकिन आज ये एहसास हुआ कि कुछ पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया।